वाला हूँ, परंतु अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में निवासरत हूँ। और निश्चित रूप से मैं सर को सुना, अभी जयंती सर को भी सुना, राहुल सर को भी सुना, और निश्चित रूप से आप लोगों के मार्गदर्शन में ही हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। और इस तरह से जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं, 1 साल तक तो हम लोगों ने प्राय जो है, जैसे हम कोई पौधा मतलब खेती करते हैं या कोई भी मतलब इस तरह से अगर किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो 1 साल तक हम लगभग जैसे कि अपना उसमें बीज डालने से पहले खेत की तैयारी करते हैं, तो 1 साल तक हम लोगों ने इसको लगभग वही स्टेटस में थे, खेतों को लगभग ठीक ठाक से बनाने का प्रयास किया और उसमें बीज डाला। 1 साल में हम लोग वहां तक पहुंचे कि इसमें बीज डाल दिए हैं और उसका अंकुरण मतलब लगभग स्टार्ट हो गया है, जो कि जैसा कि सर ने बताया, जेपी सर ने बताया कि सुंदरा गांव समारोह हुआ, तो उसका एक जो हमारा डाला हुआ बीज का अभी पौधा भी नहीं बना है। इनफैक्ट पौधा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर पौधे के बाद वो वृक्ष बनेगा। जब हम वृक्ष वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से इस मिशन की जो एक्चुअल मतलब उद्देश्य है वो हमारे समाज में उसका दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम अंकुरण की स्थिति में हैं, तो उसको अभी अंकुरण की स्टेज में अधिक देखभाल और ये सब की मार्गदर्शन की जरूरत है। तो जो हमारे अनुभवी बुजुर्ग हैं या जो बुजुर्ग नहीं भी है, जिनका इस फील्ड में अनुभव है, उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में हमारा ये मिशन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के बीच में अपने विचारों का, सामाजिक वैचारिक विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और इस मिशन को और आगे की ओर हम सशक्तिकरण की ओर ले जाएंगे। जी शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद के सर। तो हमारे अगले वक्ता है आदरणीय के अश्विनी सर का जो साथ में पोते हैं, अश्विनी सर के कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अश्विनी पटेल सर के साथ में जो पोते हैं, नाती पोते बैठे हैं साथ में, ग्रैंडसन, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बताइए आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ बहुत प्रबोध कुमार सिंह नाम से का परिचय हुआ था शुरू में, सबसे पहले शुरुआत तो पटना से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो हमारे पिछले हफ्ते के हमारे प्रमुख वक्ता थे महेंद्र पाल सर, वो भी जुड़े हुए। सर को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी तरफ से, महेंद्र पाल सर को। सर अपने भी जुड़े हैं तो सर को भी लेंगे, लेकिन अगले मुख्य वक्ता आदरणीय भारत सिंह सर के बाद। भारत सिंह सर अपना प्रबोधन जारी रखें, शुरू करें सर। आज जो है जुड़े हुए सभी सम्मानित जनों को मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं काफी समय से जो है थोड़ा तो चूंकि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूँ जितना दिमाग में आता है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ आज अलग कुछ विषय पर बात करना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को वो गलत भी लगे। अब चूंकि मैं तो अपने हिसाब से ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को स्वयं की गलती कभी नजर नहीं आती है, तो यदि मैं कुछ गलत भी बोल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि समाज के बारे में जितना भी हम लोग आज तक करते आए हैं और कर रहे हैं या आगे आने वाला हमारा जो नई पीढ़ी है वो करेगी, तो आखिर मैंने पिछली बार में भी जैसे 1-2 बार बोला है कि हम लोग इतना प्रयास करते हैं, हमारे पूर्व में और भी महापुरुषों ने जो है तो प्रयास किए हैं, तो आखिर हम क्यों जस की तस स्थिति पर बने रहते हैं? हम लोग समाज को क्यों नहीं एक अलग स्टेज पर पहुंचा पाते? डेवलपमेंट बहुत है, आधुनिकता बहुत आ गई, अलग अलग आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो सामाजिक स्तर है वो क्यों जो है मतलब डिफीट होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है? इसके क्या कारण? सामाजिक रूप से जो आडंबर है, पाखंड है और किसी वर्ग विशेष या मतलब टोटल ऑल अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पर हमारा समाज उलझा हुआ क्यों है? इसके क्या कारण है? जैसे
मान लीजिए महापुरुष हमारे एक आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी हुए, उन्होंने एक अलग पथ चुना, अर्जक संघ की स्थापना की है, और स्थापना करने के बाद फिर भी आज अर्जक संघ क्यों उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाया कि इतने वर्षों के बाद भी आज जो है समाज में स्थितियां लगभग वैसी बनी हुई है जो उनकी स्थापना करने से पहले बनी। आज हर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जिले में अगर जाइए तो 1, 2, 4 संगठन आपको बनते हुए खड़े हुए नजर आ जाए। जो ज्यादा सक्रिय, जो ज्यादा संपर्क के लोग हैं वो प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संगठन बनाए। लेकिन हम लोग क्यों नहीं सुधर पा रहे, हमारा समाज क्यों नहीं जो है एक मुकाम हासिल कर पा रहे। तो जहां तक मेरी विचारधारा जो रही है वो ये रही है कि कहीं ना कहीं पर उनके अपने सिस्टम में कोई ना कोई एक विशेष कमी रही है, जिसकी वजह से सभी लोगों के महाप्रयास के बाद स्थिति वहीं की वहीं अटक गई। तो उसमें जो सबसे चीज आई जो मेरी विचारधारा से ये आई कि बाकी सब लोग क्या विचार रखते हैं या विचार क्या करते हैं ये बाकी सब लोगों की तो रहेगी, कि वहां पर सभी लोगों ने अथाह प्रयास किए लेकिन सिस्टम को कोई भी महापुरुष बांध नहीं पाए। सरदार पटेल के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद इतना प्रयास जो है और कोई सिस्टम को अपडेट कर पाया। जैसे कि मैं महामना रामस्वरूप वर्मा तक की भी बात करता हूं कि उन्होंने जो है बहुत प्रयास किया, संघ की स्थापना की है। तो संघ की स्थापना वो क्यों समाज में पूर्णतया स्थापित नहीं हो सका, उसका रीजन था। रीजन ये था कि आज हम जिस मिशन को चला रहे हैं इस मिशन में हम लोगों ने एक मुख्य विषय जो लिया है वो ये लिया है कि चाहे वो वैदिक पंथ हो या बुद्धिज्म पंथ हो या गायत्री परिवार से हो, मतलब सभी पंथों को हमने उन चीजों को लेने का प्रयास किया है जो प्राकृतिक रूप से ठीक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने ही बात को मतलब बड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म में जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से ठीक है, आडंबर हर विधान में है, चाहे वो बुद्धिज्म सही या गायत्री सही या पौराणिक सही। पौराणिक तो पूरा ही पूरा है, लेकिन बाकी जितने पंथ है उसमें भी कहीं ना कहीं पर अंधभक्ति है। तो हमें उस अंधभक्ति को दूर करते हुए हमने इस मिशन के मार्फत, इस मिशन के द्वारा हमने उन प्राकृतिक चीजों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अर्जक संघ में उन्होंने जो है पूर्णतः सारे समस्त संस्कारों को दूर करते हुए साधारण विधान से बिल्कुल सीमित जो है रूप में उन्होंने उसको जो है स्थापित किया। अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि जो वैदिक से जुड़े हुए थे, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जो गायत्री से जुड़े हुए थे, वो लोग वहां से अलग हटे, बोले तो इनमें तो कुछ है ही। इसका मतलब है तो हमारे जो संस्कार थे वो सभी कुछ खत्म हो जाते। तो वो अर्जक से वो लोग जुड़े जो अपनी मानसिकता को ब्रॉड कर चुके थे, मतलब उनको उन चीजों से, आडंबरों से बिल्कुल मुक्ति पाना चाहते थे। उनकी संख्या हमारे समाज में बहुत कम थी। जो शिक्षित हुए, काफी हाई लेवल पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, बेहतर है कि अर्जक संघ बेहतर है। बच्चों को उसी हिसाब से जो है उन्होंने मोटिवेट किया, बच्चों को परिवार में अपने वो माहौल स्थापित किया। लेकिन वही एक मूल कारण रहा कि वो उन्होंने जो है सर्व समाज को लेकर के नहीं चल। तो हमें जो है इस मिशन के ऊपर इस पद्धति को लेकर के चलना चाहिए कि हम जो है सभी विधानों से, जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे मुख्य संस्कार हैं, उनको लेकर के चलना है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो आडंबर है और बिना वजह के जो है खामखाई का समय बर्बादी है और जो है इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। तो उस चीज के लिए मेरा कहना यह रहेगा कि अगर हम किसी भी संस्कार को नहीं करते हैं तो हम व्यक्ति न होकर के फिर हम
समान हो जाते हैं, क्योंकि पशु के लिए कोई चिंता नहीं है कि कहाँ उसको खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है और क्या किस समय करना है। भाई खूंटे से जिसको बांध दिया वहां वो बंधा हुआ है। तो हम लोग मानव समाज सर्व मतलब पूरे इस ब्रह्मांड में ये जन्म जो हमारा इंसान का होता है ये सर्वोपरि है, सबसे अधिक बुद्धिमान और अपने आप को डेवलप करने वाला समाज है। तो हम जब तक किसी संस्कार से नहीं बनेंगे तब तक हम जो है किसी भी इस पूरे समाज में हम अपनी स्थापना नहीं कर सकते। अब मुस्लिम समाज सही या क्रिश्चियन सही, क्रिश्चियनिटी में भी मैंने काफी इनके ऊपर कुछ देखा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी काफी हद तक फैली हुई है, कई कंट्रीज में फैली हुई, लेकिन मुस्लिम समुदाय क्यों बढ़ा? उसमें उन्होंने जो है अपना उन्होंने अपने आप को एक इस प्रकार से स्थापित किया कि जो उसमें उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, नमाज पढ़ना है, उसमें बहुत सीमित साधन है, आडंबर बहुत है, लेकिन पाखंड कम है। हमारे हिंदू धर्म में जिसे आप हिंदू कहते हैं उसमें पाखंड भी है, आडंबर भी है, अंधभक्ति भी है। उसमें अंधभक्ति है और जो है आडंबर है, लेकिन पाखंड नहीं। उन्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, अपने जो है जो भी उनका पूर्वज खत्म हुआ उसको उन्हें उसमें जो है उनको दफन करना है और उस पर जाकर के मत्था टेकना है। उनकी जितनी मस्जिदें हैं मस्जिदों में जाकर के उनको किसी से कोई उनका अल्लाह भगवान कुछ नहीं है, वही उनके अल्लाह भगवान है। वो अपने पीर अपने पूर्वज उनके यहाँ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं या फिर वहां पुष्प अर्पण करते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में जो काल्पनिक देवी देवता है उनके आगे मत्था, लेकिन हम अपने किसी बाप दादा को पीढ़ी को किसी को जानते ही नहीं है कि तीसरी पीढ़ी के बाद ज्यादा से ज्यादा चौथी या 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी को शायद ही मैं समझता हूँ इस मीटिंग में भी रहते हुए सभी लोगों में से 6ठी पीढ़ी के आदमी को नाम नहीं पता होगा अपने बुजुर्ग का। लेकिन अगर यहीं पर हम किसी मुस्लिम समाज में आ जाए तो उनसे आप पूछ लेना कम से कम वो 20 पीढ़ी पहले का जो है जो उसका परिवार का खत्म हुआ है जिसकी कब्र वहां बनी होगी वहां पर वो जो है चादर चढ़ाने या पुष्प चढ़ाने जाते हैं, उनकी बरती करते हैं, उनका उर्स मनाते हैं। तो ये चीजें क्यों है? इसीलिए उनका समाज आज जो है सबसे अधिक कंट्रीज में फैला हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने इस सनातन समाज को लेते हुए हमें अपने सबसे प्रथम तो अपने पूर्वजों को नमन करना है, पूर्वजों को मानना है, वही हमारे देवता हैं, वही हमारे भगवान हैं और वही हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेट से जुड़े हुए। काल्पनिक चीज हमको किसी न किसी एक ऐसे संस्कार में बंधना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो नष्ट ना हो। उसके लिए हमको बहुत जो है बौद्धिकता से सोचना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और हर व्यक्ति आज के समय में शिक्षा की तरफ को रुझान है और शिक्षित होने का प्रयास कर रहा है और हर व्यक्ति मोटिवेट भी करता है कि भाई हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब रही बात शिक्षित होने के बाद आदमी शिक्षा ग्रहण क्यों करता है कि उसको अच्छी नौकरी मिले, हाई लेवल पर पहुंचे। लेकिन मेरा सोचना शिक्षा के मामले में दूसरे रूप में, मेरा सोचना शिक्षा के मामले में यह रहता है कि अपने बच्चों, अपने परिवार के उन बच्चों को जो कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या वो जो हायर एजुकेशन में आ गए या ग्रेजुएशन में आ गए, तो उनको उस प्रकार की शिक्षा दे जिस प्रकार का उसका दिमाग होता है। अगर उसको कृषि की तरफ रुझान है तो उसको कृषि से रिलेटेड जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। जिसका व्यापार की तरफ रुझान है उसको व्यापार की तरफ जो है शिक्षा मिलनी चाहिए और जिसको कहीं पर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो उसको प्रशासनिक सेवा के तरफ से एजुकेशन लेनी चाहिए। भाई बच्चा अपने अंदर
ये लिए बैठा है कि मुझे तो भाई व्यापार करना है। अभी आप उसके लिए बीटेक कराया जा रहा है, उसके लिए जो है बीएड कराया जा रहा है, वो सफल ही नहीं होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसको व्यापार करना है तो उसको बीबीए कराइए, एमबीए कराइए, अकाउंटिंग में कराइए। मीन्स जो बच्चा जिस तरफ उसका रुझान ज्यादा है, हमें उस तरफ अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो जो मारामारी हो रही है कि साहब सब कुछ जो है हर व्यक्ति एसडीएम बनेगा या हर व्यक्ति जो है डीएम बनेगा या हर व्यक्ति कमिश्नर बनेगा, तो वहां पर वो सारी कंडीशन खत्म हो जाएंगे। जब हमारे बच्चे उस लेवल की शिक्षा लेगा जिस तरफ उसको जाना है, तो वहां पर सीमित लोग होंगे कंप्लीटली। वहां पर 3% बैठा हुआ है, यहां पर जो है 85% बैठा हुआ है, टक्कर नहीं कर पा रहे हैं, डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन यही है। यहाँ पर आपके मारामारी करते हुए जो है 85% में से जो कम से कम 25%, 30% बच्चा ऐसा होता है, 20% की वो वहां पर पहुंचता है। अब वहां पर 3% में से जो है लगभग 1% बच्चा ऐसा होता है जो वहां पर जाकर के पहुंचता है। पूरे रुझान से उसको रहता है कि मुझको तो एसडीएम में आईपीएस पीसीएस निकालना है। तो हम लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे, अब दिमाग में क्या है, एक निगेटिविटी बैठ जाती है। अरे भाई वहां तो 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, मुझे ये इतना पढ़ना है, मुझे रात दिन करना है, वो करना है। वहां पर आधा बच्चा 50% होपलेस वही हो जाता है। तो हमें जो है अपने परिवार में इस हिसाब से हमको गाइड करना है कि बच्चे का जिस तरफ रुझान है। मैं अपनी बता रहा हूं, मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को एनडीए का फॉर्म डलवाया था और मेरे बच्चे ने जो है एनडीए के लिए ये 100% श्योर होकर के बोला था कि मैं पापा निकाल दूंगा इसके लिए। क्योंकि कोरोना पीरियड था, उस समय कुछ डेट भी हटी थी, लेकिन उसका रुझान नहीं था सर्विस की तरफ। तो एक दिन बैठे हुए थे शाम में, तो वो ये बोलता है, बाबा मुझे तो सर्विस तो करनी है, बट मैं 4-5 साल लगभग करके मैं फिर रिजाइन कर दूंगा। मैंने कहा ये क्या मतलब? मैं भी जो है एकदम हक्का बक्का रहा। मैंने कहा कि एनडीए का एग्जाम, एक तो तुम इधर बोल रहे हो कि मैं 100% निकाल लूंगा और इधर ये बोल रहे हो कि जो मतलब मैं 4-5 साल नौकरी करूंगा। मैंने कहा बेटा उसकी जो 9-9.5 लाख की रिकवरी होती है वो कौन झेलेगा? मैंने कहा मैं तो नहीं इसको झेल पाऊंगा। तो बोलता है बाबा नहीं, मुझे तो सर्विस तो करनी नहीं है, मेरा उधर मूड ही नहीं है। मैंने फिर तो वो बोल नहीं पाया मेरे सामने, ज्यादा वो भी नहीं करता है। तो मैंने बेहतर ये है कि तो फिर आप एनडीए का एग्जाम ना दो तो ज्यादा सही रहेगा। तो वो अपनी मम्मी से बोलता है कि जो है नहीं पापा जो है मम्मी मुझे जो है सर एग्जाम नहीं देना। फिलहाल उसने एग्जाम नहीं दिया। फिर मैंने उसको बीटेक के लिए गाइड किया, लेकिन उसने बीटेक को भी नहीं किया। उसके बाद मैंने ये कहा कि मैंने बेटे आज के समय में इंजीनियरिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा होल्डर्स, जीटीआई होल्डर्स को जल्दी जो है वो कई जगह काफी रहता है, तो वो कर लो। वो भी पैसे लेकर के गया, लेकिन उसने फॉर्म नहीं किया। हालांकि जाहिर सी बात थी गुस्सा आना। तो मैंने ये कहा कि बेटे अब तुम अपनी इच्छा बता दो कि तुमको करना क्या। मैंने जैसे अगर तुम्हें कहीं सर्विस करनी है सर्विस बता दो, कहीं बिजनेस करनी बिजनेस बता दो, और कहीं अगर जो है क्रिमिनल बनना है तो वो बता दो। तो फिर 2-4 लोगों से मैं संपर्क कर लेता हूँ। तो मुझे अपनी जो तुम्हारी दिल की इच्छा है वो बता दो, मैं सारे साधन तुम्हें उपलब्ध करा। तो वो भी घबरा गया। फिर अपनी मम्मी से बोलता है जाकर के मुझे तो जो है बिजनेस लाइन में आगे बढ़ना है। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा, तब मैंने फिर उसके लिए कहा मैं ठीक है बेटा अगर वैसे बढ़ना है तो सीधे सीधे क्लियर बोलो। फिर उसको मैंने बीबीए कराया। अब वो इस साल उसने जो है ड्रॉप किया है, बट अब नेक्स्ट सेशन में वो जो है एमबीए करेगा। तो क्या है, हमें सोचना ये है कि हमारा बच्चे का आखिर रुझान कहाँ, तो वो ज्यादा। अब आज मैंने अभी अपना एक नया बिजनेस डाला है, अपना ब्रांड जो है डेवलप जो किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो क्योंकि वो सारा की सारा मैंने उसी के नाम पर किया। इतना इंटरेस्टेड होकर के देखता है कि मैं ये समझ रहा हूं कि मैं शायद मैं तारीफ नहीं कर रहा था उसकी, कि जितने समय में लगभग 1 साल लग जाता है, लेकिन उसने उस चीज को अपने आप को पढ़ाई भी रखता है साथ में,
कंटिन्यू। और इसको उसने मार्केट में इतना डेवलप कर दिया कि जिसको मुझे कम से कम 1.5 साल लगता, वो 1.5 साल की जो है मतलब अचीवमेंट को उसने करीबन 6 महीने में 7 महीने में अचीव कर दिया। अभी हमको सप्लाई देने में भी जो है थोड़ी सी अब प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है और जो है मतलब वहां पर हम लोगों को माल की पूर्ति करनी भारी। तो क्या है कि उसका इंटरेस्ट था और उसमें काफी गुण रखता है। तो मेरा सब लोगों से यही है मतलब कि अपने लिए, अपने समाज को जब हम बढ़ाएंगे, जब हमारे घर से एक ऐसा इंसान निकल के जाएगा जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो शायद कहीं पर किसी न किसी को साथ में भी लेके चलेगा। तो अब पहली चीज थी कि सारी जो है मतलब हमें सबसे पहले तो अपने फैमिली में देखना है, सेकेंडरी समाज में देखना है कि समाज में हमको किसकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोग मंदिर, मस्जिद, धर्म और इन चीजों के नाम पे 1000-1000, 5-5 रुपया हम दे देते हैं। हमको ये देखना है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में लगभग सर्किल में जहां पर हम लोग रहते हैं और हमारा जो एरिया है, तो अगर हम 5000 रुपए मंदिर में या कथा में या राम कथा में या भागवत कथा में हम 5000, 10,000 खर्च करते हैं, तो हम उस पड़ोस के इंसान को 500 रुपए की यदि मदद कर देंगे तो वो आपका एहसान भी मानेगा, जीवन भर आपका ऋणी भी रहेगा, वो आपका एहसानमंद रहेगा और उसको मदद भी मिल जाएगी। लेकिन वो चीजें आपको अपने तक सीमित रखना है। उसके लिए भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे गांव में, देहात में या समाज में बहियां चलती है। जैसे शादियां होती है तो बही लिखी जाती है। पिताजी के समय से हमारी बड़ी सिस्टर्स वगैरह की शादियां होती तो वो भी बहियां चलती थी। तो उसमें हमने जो जितना आता था निमंत्रण के समय पर आकर के देते हैं, लिफाफा देते हैं, वो लिखा जाता है। या फिर उसके शादी के बाद में या उस प्रोग्राम्स के बाद हम किसी के निमंत्रण में जाते हैं तो 100, 500, 1000 जो भी देते हैं तो हम आकर के नोट कर लेते हैं कि फलाने की शादी में हमने ये रुपया दिया। ये जनरली हर परिवार में मिलता है। लेकिन मैंने लगभग मान के चलिए 2000 से चली 2015, 14-15 में मैंने जो है बही में देने वाले पैसे को ही लिखना बंद कर दिया, खासतौर से उन शादियों में जिन शादियों में लड़कियों की शादी में देता हूं। और अगर किसी वैसे परिवार के लिए मैंने शादी में दिया जहां पर देखता हूं कि वो ज्यादा स्थिति डाउन है, तो उस पर उनको लिखने को ही, उनकी बही में भी लिखने को मना कर देता हूं कि आप इसको अपनी बही में मत लिखिएगा। तो क्या है कि जब आपने किसी को हार्दिक मदद की तो उसको हमें उजागर नहीं करना पड़ता, हमें शो नहीं करना पड़ता। आजकल ट्रेंड है कि अगर किसी को जो है मतलब आपने जो जाकर के हॉस्पिटल्स में बीमारों के मरीजों को हलवे वितरण किए हैं तो वहां पर फोटो खिंचाते हैं कि हाँ साहब हमारा नाम होना चाहिए कि हमने समाज सेवा की है। अरे काहे की समाज सेवा, जब आपने उस समाज सेवा को ही आप जो है मतलब बैनर पे लगा करके शो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये चीज हम अपने माइंड से नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग डेवलप नहीं हो सकते, समाज में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। और अभी आपको बताऊं, छोटी सी किताब अपनी जो हमारी अपनी विधान पुस्तक लिखी जा रही है, शायद सुरेश चंद्रा सर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड सर, कुछ हार्ट टच होने की वजह से ये क्या हो गया, आवाज आ रही है लेकिन ये नहीं, मैं अपने फोन में मैं देख रहा हूँ कुछ क्या हो गया। ये आज सुनील सर का पूरा फेस आ रहा है, बाकी तो सब छोटा हो गया। वो पिन अप हो जाता, पिन वाला एक सिस्टम है। हाँ हो गया। तो जो पुस्तक लिखी गई थी तो उस पुस्तक में सर ने ये कहा कि जो है आप अपना नाम भी लिखिए भरत, लेकिन मैं उसको मना कर रहा था कि हालांकि मेरे रिश्तेदारी में भी लगते हैं, आप मामा जी लगते हैं मेरे,
तो मैंने कहा मामा मुझे जो है उसमें नाम नहीं डलवाना, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लिखा है, नहीं बरस लिखो, भले ही लेखक के नाम पर लिखो, लेकिन लिखो, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा नहीं। हालांकि वो अपने नाम को भी मना कर रहे थे, तो मैंने कि जब आप ही नाम लिखो तो इसको लिखा किसने। शुरुआत में मैंने उसमें लिखा था नीचे राष्ट्रीय पूर्वज प्रशिक्षण एवं शोध मिशन, लेकिन उसमें इन्होंने फिर जबरदस्ती मुझसे, अभी मेरी परसों वार्ता हुई है, परसों आए थे घर पर, तो बैठ के वार्ता होती रही थी, तो उन्होंने फिर लिखवाया। तो क्या है कि हमें अपने अंदर से हमारे लिए ये मानसिकता दूर करनी पड़ेगी कि हम जो भी कर रहे हैं समाज के लिए उसको शो ऑफ करना जो है हमें बंद करना होगा। हालांकि और भी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन की बातें रखूंगा तो फिर इतना हमारे पास समय भी नहीं है, और इस समय पे 10:42 हो भी चुका है। तो इन विसंगतियों को हमें अपने समाज से अपने दूर करना पड़ेगा, और समाज से दूर हमारा तभी होगा जबकि हम अपने माइंड से इन चीजों को दूर करेंगे, निरंतरता बनाए रखें, समाज की सेवा करते रहें, किसी गरीब की मदद करें तो उसको शो ऑफ ना करें। बेहतर समाज बनाने के लिए इन आदतों को हमें अपने अंदर डालना होगा। यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जयंती सर भी हैं, जयंती सर का भी समाज के लिए जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय। उनके बारे में भी यदि सारी चीजें अगर क्लियर की जाए तो वो काफी सराहनीय और काफी वो है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बनाए। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे विधानों की बुराई ना करे, उसका विरोध ना करे, लेकिन ये देखे कि दूसरे विधान में अच्छा क्या है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होता है। आपकी अपने पड़ोस से यदि कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो आपके मोहल्ले के 10 लोग होते हैं, तो 10 लोगों में से 2 लोग आपको कहते हैं कि अरे सही किया आपने, इसको जो है गर्म कर दिया, लेकिन 4 लोग कहते हैं कि अरे क्या बात हो गई, खत्म करो बात के लिए। कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, लेकिन हमको किन लोगों की सुनना होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि खत्म करो बात। खत्म करो तब करोगे कि जब आपको झुकना पड़ेगा। तो जब हम झुकते हैं, जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, तभी हमारे लिए 4 आदमी बोलते हैं कि देखो उसको हमने बोला और वो शांत हो गया, लेकिन ये व्यक्ति गलत है, ये कुछ ही नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज।